जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं साइंस स्पेशल एक और मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके साइंस के। आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर भर्ती हो, चाहे यूपी टेट की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे आप ऑर्डिनेंस का पेपर देंगे, मतलब कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस पूछा जाता है तो उसमें ये मॉक टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन 1, टेस्ला चुंबकीय डैश की इकाई है। दोस्तों टेस्ला किसका मात्रक होता है? तो आप याद रखना, टेस्ला जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा इकाई है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है? अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है? दोस्तों कोई भी उपग्रह जब ग्रह का चक्कर लगाएगा तो वो किस बल के कारण लगाएगा? तो वो लगाएगा अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के कारण कोई उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है, और अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुखी बल भी कहा जाता है। मतलब है कि वृत्तीय गति करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो होता है आपका अभिकेंद्र बल। बिना अभिकेंद्र बल के कोई वस्तु, कोई पिंड वृत्तीय गति नहीं कर सकता। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आए कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों जो वॉशिंग मशीन होती है ना, ये अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से जब हम क्रीम निकालते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है? तो भी अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। जो आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ना, दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जो आपका अपकेंद्र बल होता है ना, इसकी दिशा हमेशा केंद्र से बाहर की ओर होती है, ये आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला जो उपग्रह है वो किस कारण से घूमता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण घूमता है। ऑप्शन ए। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार जो किया था ये फ्रैंक विट्टल ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, फ्रैंक विट्टल। और ये क्वेश्चन यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था 2018 वाले पेपर में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत क्या है? दोस्तों मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है? वो है आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य की जो सौर ऊर्जा है इसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होता है ये सौर ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा बनती है, और सूर्य में 71% हिस्सा किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर अर्थात रेडियो का आविष्कार किया था? दोस्तों वो कंपनी थी आपकी सोनी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सोनी कंपनी के द्वारा किया गया था 1955 में, याद रखिएगा। और ये सोनी कंपनी कहाँ की है? वैसे इसका मुख्यालय जापान में है। सोनी कंपनी जो है वो जापान की कंपनी है, याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, सौर बैटरियों यानी कि सौर सेल में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? दोस्तों जो सौर सेल होते हैं ना, इसमें हम प्रयोग करते हैं सिलिकॉन का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ना सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन जो है ये आपका अर्धचालक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है टिन। टिन का संकेत क्या होता है? एस एन। और याद करो जो आपका क्या होता है आपका लेड प्लस टिन, फ्यूज वायर। ठीक है, लेड प्लस टिन का क्या बना होता है? आपका फ्यूज वायर जो होता है वो लेड प्लस टिन का बना होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सौर बैटरियों में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, प्रश्न जो होता है न्यूटन प्रति मीटर, ये प्रश्न होता है। श्यानता की इकाई जो होती है वो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होती है, प्रति मीटर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा आपका? सही जवाब क्या है, आप याद रखिए, लेंस की क्षमता जरूर याद रखना, ये बहुत आता है डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट आपका, कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग किसे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? दोस्तों जो कूलिज नलिका होती है ना, इसकी सहायता से हम उत्पन्न करते हैं एक्स रे का उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किस में करेंगे आप? रॉकेट में। ठीक है, रॉकेट में जो होते हैं वो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, ऐसे इंजन जो बहुत माइनस टेम्परेचर भी कार्य करते हैं उनको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। तो क्रायोजेनिक मतलब माइनस में जब टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, तो रॉकेट जो होते हैं इनमें आपका क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकेट जो होते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो रॉकेट जो होता है ये संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। रॉकेट संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 कहता है वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे संवहन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, वातावरण के अंदर जो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण होता है इसको संवहन या कन्वेक्शन कहा जाता है। याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल किस मतलब विधि के द्वारा गर्म होता है, तो पृथ्वी का वायुमंडल जो गर्म होता है ना वो संवहन के द्वारा ही गर्म होता है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृष्टि भ्रम है? दोस्तों दृष्टि भ्रम का मतलब क्या है कि आपको धोखा लग सकता है, तो वो है आपका इसमें मरीचिका। ऑप्शन सी, मिरेज जो बनती है रेगिस्तानी इलाकों में वो आपका दृष्टि भ्रम है। और ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ये आपकी मिरेज बनती है। याद रखिएगा, पूछ ले जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों करंट को सीमित करने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं? फ्यूज तार का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फ्यूज जो होता है ना ये लेड और टिन का बना होता है। कभी क्वेश्चन आए कि फ्यूज तार किसका बना होता है? लेड और टिन का। और फ्यूज तार जब भी हम जोड़ेंगे ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये याद रखना, ये पूछ लिया जाएगा कि फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और फ्यूज तार का काम क्या होता है? ये एक सुरक्षा वायर होता है। जब विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा और गलने से हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा फ्यूज तार। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, हाई रेजिस्टेंस होगा लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, ध्वनि का तारत किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ध्वनि का तारत किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर अर्थात फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। दोस्तों तारत्व के कारण ही आवाज़ पतली और मोटी होती है। आवाज़ पतली और मोटी किसके आधार पर होती है? तारत्व के आधार पर। लड़कियों की आवाज़ पतली क्यों होती है? क्योंकि इनका तारत्व हाई होता है। पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है क्योंकि इनका तारत्व कम होता है। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तारत्व क्या जो होता है अगर अधिक है तो आवाज़ पतली हो जाती है। शेर की आवाज़ बहुत मोटी होती है, मतलब उसका पिच या तारत्व कम होता है। नेक्स्ट आपका, एक बार किसके बराबर है? दोस्तों एक बार जो होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के होता है। और बार किसका मात्रक है? ये आपका वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार है। याद रखिएगा। और एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, खगोल भौतिकों को बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों जहाँ से मतलब तारे और ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं वाइट होल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वाइट होल। ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन में यहाँ लिखा गया है एस्ट्रॉइड बेल्ट, मतलब क्षुद्र ग्रह बेल्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो मिलती है ये कहाँ मिलती है? दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए क्या है कि सूची 1 में पहला है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। दोस्तों पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग आप फोटोग्राफी में कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्राइड ये बारूद बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट इसका प्रयोग आप खाद अर्थात उर्वरक बनाने में करते हैं। पोटेशियम टाइट्रेट ये बेकरी के उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, बेकरी उद्योगों में। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? 2, 4, 1, 3। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मूत्रालयों के पास नाक में चुभन पैदा करने वाली गंध किसकी होती है? दोस्तों जो वॉशरूम या टॉयलेट होते हैं वहाँ पे जो आपके नाक में एक तीखी स्मेल आती है नाक, तो वो किसकी होती है? दोस्तों वो अमोनिया की होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अमोनिया। NH3 इसको कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा अमोनिया गैस जो होती है ये तीखी गंध पैदा करती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनिया अम्लीय है या क्षारीय है, तो अमोनिया गैस जो होती है ना क्षारीय होती है। ठीक है, चलो कमेंट में लिख के बताइएगा अमोनिया की आकृति कैसी होती है।
अमोनिया की आकृति कैसी होती है, ये कमेंट में लिख के बताओ। अमोनिया पिरामिड शेप की होती है, त्रिभुज आकार की होती है, कैसी होती है, कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका यूरिया। मानव में सबसे पहले लैब में जो केमिकल या जो कंपाउंड बनाया था, तो सबसे पहला कंपाउंड आपका यूरिया था। इसका सूत्र क्या होता है, NH2CONH2, NH2CONH2 एमाइड ग्रुप होता है इसमें, ये आप याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन जो होते हैं वो इसके लिए इंडिकेटर माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो मूत्रालयों के पास कौन सी गैस होती है, अमोनिया होती है। ठीक है, फ्रिज में भी हम वर्तमान में कौन सी गैस भरते हैं, अमोनिया का प्रयोग आप फ्रिज में भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। दोस्तों रासायनिक उर्वरक इनमें से कौन सा नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम फास्फेट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सोडियम फास्फेट जो होता है ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 क्या कहता है, कास्ट स्पिरिट क्या होती है। वुड अल्कोहल जिसको बोलते हैं दोस्तों, मैथिल अल्कोहल जो होता है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मैथिल अल्कोहल, CH3OH, इसको हम कास्ट स्पिरिट बोलते हैं। मैथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। ये लकड़ी के भंजक आसवन से मिलती है, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अल्कोहल को शराब के रूप में यूज करते हैं, तो एथिल अल्कोहल जो होता है ना, इससे हम शराब बनाते हैं। शराब जो होती है वो कौन सा अल्कोहल होती है, एथिल अल्कोहल, और ये मैथिल अल्कोहल जहरीला होता है। ठीक है, कास्ट स्पिरिट मैथिल अल्कोहल। क्वेश्चन संख्या 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 क्या कहता है, कहा गया रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों जो आपका रेडियो डेटिंग होता है ना, मतलब कार्बन डेटिंग, तो इसके द्वारा हम जो फॉसिल्स होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, उनकी आयु को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और फॉसिल्स की आयु ज्ञात करने में हम आइसोटोप कौन सा यूज करते हैं, C14, अर्थात कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, चट्टानों की आयु ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है, यूरेनियम डेटिंग। चट्टानों की आयु ज्ञात करने की विधि यूरेनियम डेटिंग कहलाती है, और इसमें हम यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 238, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया मृदा पीडोलॉजी क्या है। दोस्तों मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखना, मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी। नेक्स्ट आपका ऑक्सीकरण क्या होता है। दोस्तों ऑक्सीकरण या उपचयन क्या है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्वों का अनुपात बढ़ जाता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का अनुपात बढ़ेगा और उसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। केवल 2 सही है। देखो यहाँ पे धन विद्युतीय तत्व लिखा था, जबकि यहाँ पे ऋण विद्युतीय होना चाहिए था। ऋण विद्युतीय तत्वों का अनुपात बढ़ता है, ना कि धन विद्युतीय का, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आंसू गैस जो होती है इसमें कौन सा घटक होता है। दोस्तों जो आंसू गैस होती है ना, ये भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है, और इसमें अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, एक्रोलिन, क्लोरोपिक्रीन, कई सारे होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, क्लोरोपिक्रीन जो होती है ये आपकी आंसू गैस में यूज होती है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि आंसू जो बनते हैं ये मानव में कौन सी ग्रंथि होती है, तो हमारी आँख में ग्रंथि होती है लैक्रिमल ग्रंथि आंसू का फॉर्मेशन करती है। याद रखना इसके बारे में, ये आप याद रखना, क्लियर। तो क्लोरोपिक्रीन आंसू गैस में होता है। नेक्स्ट आपका खट्टे फलों में क्या होता है। दोस्तों फलों में जो खट्टापन आता है वो किसके कारण होता है, सिट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टा फल होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है एसिटिक अम्ल, सिरके में जो अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, सिरके का अम्ल एसिटिक अम्ल, और इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। लैक्टिक अम्ल, दोस्तों दूध के फटने पर जो अम्ल बनता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल होगा, तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है, आप याद रखिएगा, क्लियर। तो आपसे पूछा गया था खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका, दोस्तों किसी द्रव को कब कहेंगे आप उबला हुआ, जब द्रव का क्वथनांक क्या होगा, परिवर्ती दाब के बराबर हो जाए, मतलब वाष्प दाब उसके दाब के बराबर हो जाए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, इसको डी नहीं ए। जब वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबल जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? दोस्तों हीमेटाइट, ग्रेफाइट अथवा हीमेटाइट किसका होता है? लोहे का होता है। तो ये आपका लोहे का, यही आपका सही जवाब है, लोहा होता है। ठीक है। बाकी ग्रेफाइट, चारकोल, काजल ये सब कार्बन के अपर रूप होते हैं। और कार्बन का ही एलोट्रोप होता है हीरा। हीरा भी कार्बन का एलोट्रोप है। दोस्तों अगर आपसे पूछा है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, याद रखिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? दोस्तों क्वेश्चन संख्या 26, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। CO2 गैस जो होती है ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है यहाँ पे। ठीक, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, एक ऑप्शन में लिखा गया है नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन का प्रयोग आप बल्ब के अंदर भी कर सकते हैं। साथ साथ जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेटों में जो चिप्स को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है? 78%। याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। चिप्स के पैकेट जरूर याद रखिएगा। इनको प्रिजर्वेटिव के रूप में कौन सी गैस का यूज करते हैं हम? नाइट्रोजन का, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चूने के पानी को दूधिया करती है कार्बन डाइऑक्साइड। दहन क्या है? दोस्तों दहन जो होती है ना, जब दहन आप किसी चीज़ का करेंगे तो इसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा निकलेगी। अब ऊष्मा जब निकलेगी तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया होगी। ठीक है, दहन जो होता है एक रासायनिक प्रक्रिया है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? दोस्तों ओजोन परत का दुश्मन, बार बार मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। CFC बोला जाता है इसको। और इसी का दूसरा नाम क्या है? फ्रियोन। CFC या फ्रियोन ये इसका दूसरा नाम है। तो ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में मिलती है, समताप मंडल में। और इसका काम क्या है? दोस्तों ओजोन परत जो होती है ना, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। और इस प्रकार सूर्य की जो हानिकारक UV रेज होती है वो सीधे धरती पर नहीं आती, इससे स्किन कैंसर नहीं होगा और आंखों की रोशनी खराब नहीं होगी। तो ओजोन परत का दुश्मन CFC। क्वेश्चन संख्या 29 की बात करते हैं। सही मिलान करना है। दोस्तों सही मिलान आपको बताना है। अंडपीतक, अंडपीतक क्या होता है? तो दोस्तों देखो सही मिलान कीजिए। अच्छा सही मिलान करना है तो यहाँ पे मांसल आहार, प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोटीन, मांसल आहार में कैल्शियम और प्रोटीन दोनों होते हैं। अंडपीतक में वसा ये नहीं होती है। ठीक है। मत्स्य में मंड और विटामिन, मंड नहीं होता, विटामिन तो होता है विटामिन D। और इसके है दूध, दूध में रेशा, रेशा नहीं होता, खनिज होते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा मांसल आहार में कैल्शियम मतलब और प्रोटीन दोनों होते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया दूध। अगर आपसे पूछा जाए दूध क्या है? दूध किस प्रकार का कोलाइड है? दूध इमल्सन होता है, इमल्सन। ठीक है। और दूध को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका प्रोटीन। प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? एमिनो अम्ल। प्रोटीन की यूनिट एमिनो अम्ल होती है, याद रखिएगा। ठीक है। और प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक मरासमस रोग हो सकता है और एक क्वासियोरकोर रोग हो सकता है, क्वासियोरकोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका नायलॉन के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इनका आविष्कार क्या था? कैराथर्स ने, कैराथर्स। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन C सही जवाब है, नाइलॉन। अच्छा नाइलॉन इस तरह से लिखते हैं हम, NYLON। इसमें 2 शहरों के नाम है। देखो NY से है आपका न्यूयॉर्क, नाइलॉन में NY न्यूयॉर्क को बताता है और LON ये लंदन को बताता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि लाइनोन रेसे का नाम कौन से 2 शहरों के नाम पर है? न्यूयॉर्क और लंदन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मानव का सामान्य ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? दोस्तों मानव का जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है वो 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अच्छा मानव के रक्त में कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होती है ये मानव के रक्त में पाई जाती है, याद रखना। ग्लूकोज क्विक एनर्जी भी होती है और सब कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट वो ग्लूकोज ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न। टेस्ट ट्यूब शिशियों में
दोस्तों जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं उनमें क्या होता है, अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में तथा विकास ट्यूब में होता है। तो अंडाणु को जो हम फर्टाइल करेंगे वो गर्भाशय में होगा, लेकिन विकास कहाँ पे होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसको IVF टेक्निक भी बोलते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन संख्या 33 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम होते हैं, लेकिन सोडियम इसका सही जवाब है। सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 34 ये है। क्वेश्चन संख्या 34 क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन बी बारह में कौन सी धातु होती है। विटामिन बी बारह में होता है कोबाल्ट। ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, आयरन। चैल्कोपाइराइड किसका है, इसका है, तो वो होता है आपका कॉपर का। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु, मैग्नीशियम। तो इसका बनेगा 2 4 3 1। ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, ये जो क्लोरोफिल वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम। रट लेना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। RBC का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। दोस्तों RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। अस्थि मज्जा का जो अंग्रेजी नाम है वो क्या है आपका, बोन मैरो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन। और RBC का आकार क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव। और RBC का मुख्य काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को फॉर्मेशन करना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है। अब तो आपको कई बार मैंने इसको बता चुका हूँ। RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। 600 RBC होंगी तो 1 WBC होती है, आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका गुर्दा। अगर आपसे पूछे गुर्दे की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन होती है, याद रखिएगा। और गुर्दे का आकार किसके समान होता है, सैम के बीज के समान। सैम के बीज के समान गुर्दे का आकार होता है। और गुर्दे की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग यूनिट नेफ्रॉन कहलाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया हृदय। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो दोस्तों हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम धड़कता है, याद रखिएगा। और एक हार्ट बीट बनने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है एक हार्ट बीट में। क्लियर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछे कि हृदय एक जब धड़कन बनाएगा तो कितना ml ब्लड पंप करता है, तो ये एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप करता है। याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। क्लियर। और हृदय के को ढकने वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। हृदय को ढकने वाली लेयर जो होती है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया लीवर। सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव पावर यकृत की होती है। और यकृत जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यूरिया बना सकती है ये, ग्लाइकोजन इसमें स्टोर हो जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन बी। प्लेग किससे फैलता है, दोस्तों प्लेग फैलाने के लिए जो जिम्मेदार है वो होता है आपका जीवाणु। तो प्लेग जो होता है ये जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होता है। बैसिलस पेस्टिस इसका जीवाणु होता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक अर्थात एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। और बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गन होता है। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया कवक। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता और इसीलिए कवक जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। आपने सांप की छतरी देखा होगा, वो कवक होता है। क्या वो हरी होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती हरी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका विषाणु अर्थात वायरस। वायरस ना तो सजीव है ना ही निर्जीव, बल्कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। और दुनिया का पहला वायरस था TMB वायरस। और किसने खोजा था, इवानोवस्की ने। दुनिया का पहला वायरस तंबाकू की पत्तियों में इवानोवस्की ने खोजा था, याद रखना। तो प्लेग किससे होता है, जीवाणु से होता है, ऑप्शन ए। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, क्योंकि चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को क्यों देख सकती है, तो दोस्तों
इसका कारण यह है क्योंकि उसकी आंखें संयुक्त आंखें होती हैं। उसकी आंखें क्या हैं आपकी? संयुक्त आंखें होती हैं, ये आप याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि चींटी काटने पर कौन सा अम्ल चढ़ता है? फार्मिक अम्ल। चींटी अगर काट ले आपको तो फार्मिक अम्ल, जिसको हम और क्या बोलते हैं? मैथेनोइक अम्ल। सूत्र होता है HCOOH। तो चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल चढ़ जाता है। अच्छा चलो आपको एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, चींटियाँ आपने अक्सर देखा होगा कि एक लाइन में सीधी चलती हैं, इस तरह से चलती हैं। किस कारण चलती हैं? फेरोमोन प्रभाव के कारण। तो ये आप याद रखना कि चींटियाँ कौन से प्रभाव के कारण एक सीधी लाइन में चलती हैं? तो फेरोमोन प्रभाव के कारण चींटियाँ एक सीधी लाइन में चलती हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, चींटियों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, पूछ लेता है। सॉरी एंटोमोलॉजी नहीं, सॉरी ये तो कीड़ों का अध्ययन हो गया। ये होता है आपका मिर्मेकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी होता है, ठीक है, मिर्मेकोलॉजी ये होता है आपका चींटियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों को होता है। तो चींटियों के संयुक्त आंखें होती हैं। क्वेश्चन संख्या 38, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं के फर किस काम आते हैं? फर मतलब उनके जो पंख होते हैं उस पर मतलब बाल पाए जाते हैं। तो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में जो जंतुओं के फर होते हैं ना, वो उनके शरीर की हीट को बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है, उनके शरीर की हीट को बाहर जाने नहीं देते, मतलब वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को जोश चढ़ता है या उत्तेजना होती है तो उसमें कौन सा हार्मोन बनता है? तो वो हार्मोन होता है आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, इस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है या 3F हार्मोन भी कहा जाता है। जब लड़ेंगे, उड़ेंगे या डरेंगे तो आपको यही हार्मोन निकलना है। उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 40 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त आदान द्वारा नहीं फैलता? दोस्तों, कौन सा रोग है जो रक्त आदान द्वारा नहीं फैलेगा? तो आप देखें ऑप्शन के अनुसार, वो है आपका टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ना, ये आपका साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, उससे फैलता है, जो गंदे पानी में रहता है आपका। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। क्या आपको पता है कि टाइफाइड की जाँच के लिए एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट को बिडाल टेस्ट कहा जाता है? तो कभी क्वेश्चन आए कि बिडाल टेस्ट किस रोग के लिए होता है? टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, डायनासोर कितने वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं? दोस्तों, जो डायनासोर थे ना, ये कब विलुप्त हो चुके हैं? तो डायनासोर 56 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं। 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, डायनासोर सरीसृप होते थे, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाएंगी। तो कौन कौन सी होती हैं आपकी? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अच्छा नाइट्रोजन जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन कौन सी गैसें होंगी? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। तो एक तो जलवाष्प आपकी ग्रीन हाउस गैस है, तो जलवाष्प हो गई। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कौन सी होगी आपकी? नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा है इन्होंने, एक्चुअली नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा और चौथा ही सही है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। बाकी CFC भी होती है, परफ्लोरोकार्बन भी होता है आपका, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी होती है आपकी, ये कई सारी गैसें होती हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक क्या है? दोस्तों, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो यौगिकी कारक है वो हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हरे पौधे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आए ना कि हरे पौधे सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं? 1%, याद रखना। क्वेश्चन संख्या 44, प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हम इसको फिल्टर करेंगे? छींकने के द्वारा हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। इओसिनोफिल और बेसोफिल इसमें कार्य करने लगती हैं। क्वेश्चन संख्या 45 की ओर चलते हैं। क्या कहता है 45? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। एनाबिना क्या होता है? दोस्तों, एनाबिना नीलहरित शैवाल है। म्यूकर क्या होता है? म्यूकर कवक होता है। सीडोमोनास, अच्छा ये ऊपर गया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एनाबिना नीलहरित शैवाल है। म्यूकर क्या है? म्यूकर कवक होता है। सीडोमोनास क्या होता है? ये आपका जीवाणु होता है। और एफेड क्या होता है? ये जिम्नोस्पर्म होता है।
हैफेड क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही जवाब बनेगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 46, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख तथा बजट लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए प्रयोग करते हैं स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 47, क्वेश्चन संख्या 47 क्या है, लेन का पूरा नाम क्या है। दोस्तों लेन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। छोटे भौगोलिक क्षेत्र को जो हम नेटवर्क जोड़ते हैं वो लेन होता है। एम एक्स टेक्नोलॉजी किससे जुड़ी हुई है। दोस्तों एम एक्स टेक्नोलॉजी किसके साथ मतलब ये बिलोंग करती है, तो ये आपकी इंटेल कंपनी से बिलोंग करती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इंटेल। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन कहता है कि असेंबल भाषा, मशीनी कोड भाषा और असेंबलर तो क्या होते हैं दोस्तों, तो इसको आप याद रखना, असेंबली भाषा, मशीन कूट भाषा और उच्च स्तरीय भाषा ये सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, जबकि अनुवादक जो होता है ना असेंबली भाषा को मशीन कोड बदल देता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, असेंबलर। इसका सही जवाब बनेगा आपका उच्च स्तरीय भाषा। अच्छा ठीक है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, 1 2 और 3। ये जो होता है ना असेंबलर, ये अनुवादक के रूप में कार्य करता है, ट्रांसलेट करने का कार्य करता है भाषाओं को, याद रखना। तो ये आपकी भाषा नहीं है, ये आपका एक क्या होता है, प्रोग्राम है। नेक्स्ट आपका एनियक क्या था। दोस्तों एनियक जो था ना ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 1946 में ये बनाया गया था जेबी एकर्ट और मोजली के द्वारा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, 50 प्रश्न हमने अभ्यास किया इन प्रश्नों का। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए भी मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, आप वहां से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। मिलता हूं फिर आपको अगले मॉक टेस्टों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।